नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रतिस्थापन की दर। आखिर प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, इसके बारे में आज समझने वाले हैं तथा इनके प्रकार क्या होते हैं। प्रतिस्थापन की दर जो होती है एक इकोनॉमिक का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना हम समझ ही नहीं पाते कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन कितनी मात्रा में करना है, इसकी लागत क्या आने वाली है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिस्थापन की जो दर है वो दो वस्तुओं के मध्य कंपेयर करता आपस में कि अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो दूसरी वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर दूसरी वस्तु का उत्पादन करने वाले हैं तो पहली वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए हम पहले प्रतिस्थापन को समझ लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो प्रतिस्थापन की दर हमने ऊपर लिख दी है। प्रतिस्थापन की दर, अब ये जो प्रतिस्थापन की दर होगी इसके शब्द के अगर हम टुकड़े करें, अगर हम एक एक शब्द को समझे तो पहला आता है प्रति और दूसरा आता है स्थापन। ठीक है, तो प्रति का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? प्रति का मतलब होता है एक। हम एक इकाई से ले सकते हैं या एक ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो प्रति का मतलब हो गया एक। देखेंगे बोर्ड पर, इसका एक तो प्रति हो गया और दूसरा है स्थापन हो गया है। प्रति का मतलब किससे लेते हैं? एक से लेते हैं। और स्थापन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना, एक की जगह दूसरी वस्तु को काम में लेना। तो हम इसको सामान्य भाषा में बदलाव भी बोल सकते हैं। अर्थात अगर एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु को लेते हो या एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हो तो हमें दोनों वस्तुओं में से हम किसी एक वस्तु का उत्पादन अगर ज़्यादा करते हैं तो दूसरी वस्तु को हमें छोड़नी पड़ती है। तो दूसरी वस्तु पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी आपको। मान लेते हैं कि आपके पास जो है 100 रुपए है और दो वस्तुएं, एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है। X वस्तु जो है वो 10 रुपए की है, Y वस्तु जो है वो भी 10 रुपए की है। अगर हम सारी की सारी X वस्तु खरीदते हैं तो हम X की कितनी मात्रा खरीद पाएंगे विद्यार्थियों? 10 रुपए की एक है तो हम 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100 रुपए है। उसी प्रकार से Y की हम कितनी मात्रा खरीद सकते हैं विद्यार्थियों? हम X की नहीं खरीद रहे हैं, X की हमने 10 खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से हम Y की भी 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपको Y की मात्रा भी खरीदनी है, X की मात्रा भी खरीदनी है, चाहे आप दोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं विद्यार्थियों, देखने के बाद कि आप पहले X की 10 इकाइयाँ खरीदते थे, Y की हम 10 इकाइयाँ खरीदते थे, तो X की हम कुछ नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बजट कितना है? 100 रुपये का बजट है। 100 रुपये में हम किसी भी चीज़ की 10 इकाइयाँ ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। लेकिन आपको X की इकाइयाँ भी खरीदनी है। कितनी खरीदनी है? कि मान लो आपके X की आपको 2 इकाइयाँ खरीदनी है तो आपको Y की कितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी? 2 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम Y की कितनी खरीद सकते हैं? अब 8 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। समझना विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 छोड़ रहे थे, यहाँ पर 2 कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर दोनों के रेट 10-10 रुपये है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 2 इकाइयाँ अगर X की खरीदना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर Y की अब 8 वस्तुएं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितने रुपए है? 100 रुपये है। अर्थात हमने X की वस्तु खरीदी जो 20 रुपये की आई थी और Y की वस्तु खरीदी जो 80 रुपये की आई थी। दोनों का अगर रेट देके मिलाने का तो 100 रुपये हमारे पास हो जाता है। हमारा बजट जो है वो 100 रुपये है, स्थिर बजट है हमारा। हमारा बजट केवल 100 रुपये ही है, स्थिर बजट है हमारा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक वस्तु की मात्रा अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी।
अगर आपका बजट बढ़ जाता है तो भले आप दोनों वस्तुओं को बराबर मात्रा में खरीद सकते हो, कम ज़्यादा करके भी खरीद सकते हो, परंतु यहाँ पर हमारा बजट फिक्स है। तो बजट फिक्स है तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु की मात्रा बढ़ा सकते हो, एक वस्तु की मात्रा को आपको घटाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो दर होती है, ये दर ही कहलाती है प्रतिस्थापन की दर। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए प्रति अर्थात एक्स वस्तु जो है, हमें इसकी वस्तुएं जो है उनका उत्पादन चाहिए, तो वाई की जो वस्तुएं आपको कम करनी पड़ेगी। तो अर्थात वाई के बदले में, वाई के स्थान पर आप एक्स की वस्तुएं बनाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको वाई की वस्तुएं कम करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं प्रति, अर्थात प्रत्येक वस्तु के त्याग पर आपको दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा कम करनी पड़ेगी, वो होता है प्रति। विस्थापन का मतलब होता है बदलना। अगर आप यहाँ पर एक्स की वस्तु को बढ़ाना चाहते हो तो वाई की वस्तु आपको कम करनी ही पड़ेगी, अतः इसको बदलना ही पड़ेगा, परिवर्तन करना ही पड़ेगा। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को कम करना या बढ़ा देना, ये कहलाता है स्थानापन्न। इस प्रकार से हमारा बनता है प्रतिस्थानापन्न। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन की दर, ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, जिस दर से ये कम या ज्यादा हो रहे हैं, जिस दर से ये कम या ज्यादा हो रहे हैं, वो जो दर होगी वो दर कहलाती है प्रतिस्थापन दर। कैसे विद्यार्थियों, देखना एक बार, यहाँ पे हमने दो वस्तुएं जो है वो बढ़ाई है, तो यहाँ पर हमें कितनी वस्तुएं कम की है, यहाँ पर हमने दो वस्तुएं कम कर दी। क्या समझ में आ रहा है कि हमने x की दो वस्तुएं अगर बढ़ाई है तो y की हमने दो वस्तुएं कम कर दी, ये आपस में कट जाएंगे, अर्थात 1:1 हो जाएगा। तो हमारी प्रतिस्थापन की जो दर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1:1, अर्थात अगर आप x की 1 इकाई बढ़ाते हो तो y की आपको 1 इकाई कम करनी पड़ेगी। तो ऐसी जो दर होगी, ये जो दर निकल के आ रही है 1:1, ये कहलाती है प्रतिस्थापन की दर। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अवसर लागत के बारे में पढ़ा है कि अवसर लागत में प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो किस प्रकार से अपना काम करती है। क्योंकि अवसर लागत क्या है, किसी एक अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको किसी न किसी दूसरे अवसर को त्यागना होता है, तो वो होती है लागत। अर्थात जो आप त्याग रहे हो उसकी किसी न कोई लागत जरूर होगी, वो कहलाती है अवसर लागत। तो अवसर लागत में इसका क्या रोल है, प्रतिस्थापन की जो दर है उसका अवसर लागत में रोल क्या है। अगर आप प्रतिस्थापन की दर समझ लोगे तो सभी बुकों में प्रतिस्थापन की दर यही रहने वाली है। थोड़ा बहुत हल्का सा आपको चेंजेस मिल सकता है, परंतु बेस जो होगा वो यही रहेगा। अब ये वस्तुओं में नहीं, हर चीज में इसको लागू कर सकते हो, मतलब इसका यही रहने वाला है प्रतिस्थापन की दर का। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखेंगे बोर्ड पर, तो अवसर लागत जो है उसके अनुसार जो है इसमें 3 प्रकार की प्रतिस्थापन दर काम में आती है। अर्थात जब आप अवसर लागत पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार के अवसर लागत आपको देखने को मिलेगी, 3 प्रकार की आपको प्रतिस्थापन की दर देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी प्रतिस्थापन की दर है वो देखिए विद्यार्थियों। पहला हमारे पास स्थिर प्रतिस्थापन दर, अर्थात जो प्रतिस्थापन की दर स्थिर रहती हो। इसकी डिटेल हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्थिर प्रतिस्थापन दर। इसका दूसरा प्रकार है वर्धमान प्रतिस्थापन दर। जो वर्धमान प्रतिस्थापन की दर है विद्यार्थियों, ये बढ़ती हुई घटते हुए क्रम में बढ़ रही है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है हमारे पास ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की प्रतिस्थापन की दर है अवसर लागत के अनुसार। पहली है आपकी स्थिर प्रतिस्थापन की दर, दूसरी हमारी वर्तमान प्रतिस्थापन की दर, और तीसरी है विद्यार्थियों हमारी ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर। तो आइए अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, अब हम स्थिर अवसर लागत में प्रतिस्थापन की दर की स्थिति देखेंगे। अर्थात हमने पढ़ा है कि अवसर लागत में 3 प्रकार की दरें होंगी, स्थिर, वर्तमान और ह्रासमान। तो पहले हम स्थिर लागत के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि स्थिर लागत में जो है अवसर लागत में प्रतिस्थापन की जो दर है किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है विद्यार्थी, देखेंगे एक बार अवसर लागत के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखेंगे एक बार, ये वस्तु के संयोग है, अर्थात वस्तु जो होती है उसके नाम मात्र दिया हुआ है कि हमें वस्तु को समझना है। जैसे क्रम संख्या होती है उसी प्रकार से वस्तु का संयोग है। यहाँ पर देखते हैं वस्तु x है, यहाँ पर जो वस्तु है वो कौन सी है विद्यार्थियों, वस्तु x है और यहाँ पर वस्तु y है। ठीक है, यह वस्तु y हो गई है, ये वस्तु x हो गई है, ये उत्पादन का संयोग हो गया है और यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर हो गई है। विद्यार्थी ध्यान से देखना एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, स्थिर अर्थात प्रतिस्थापन की दर रेशियो, जिसमें अगर आप किसी एक वस्तु को बढ़ाते हो तो उतनी मात्रा में दूसरी जो वस्तु है उसकी कमी होती हो। अर्थात अगर हम x से जो वस्तु है उसकी एक मात्रा बढ़ाएंगे तो y जो वस्तु है वहां पर भी एक मात्रा कम हो जाएगी या एक मात्रा के समान मात्राएं कम हो जाएगी। तो एक वस्तु बढ़ाई x की तो y की भी एक वस्तु की मात्रा कम हो गई। तो क्या देखने को मिल रहा है कि एक बढ़ाई है तो एक कम हो गई, तो इधर भी उसका एक अनुपात होगा, इधर भी उसका एक अनुपात होगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति में देखने को मिलती है वो कहलाती है स्थिर अवसर लागत में प्रतिस्थापन की दर। अर्थात जब स्थिर होती है, अवसर लागत स्थिर होती है, तब हम किसी एक वस्तु को बढ़ाते हैं, जितनी मात्रा हम एक वस्तु को बढ़ाएंगे उतनी ही मात्रा में दूसरी वस्तु में हमें कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी लागत कहलाती है स्थिर अवसर लागत में प्रतिस्थापन की दर। एक बार देख लेंगे, पूरा मैंने लिख दिया इस पर, इसको हम समझ लेंगे। एक बार देखेंगे कि व्यक्ति का जो बजट होता है, आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, उसका बजट फिक्स होगा और फिक्स नहीं भी है तो हमें यहाँ पर फिक्स मान के चलना है कि हमारे पास बजट इतना है। तो देखेंगे जब ए वस्तु जो है संयोग है, ये विद्यार्थियों वस्तुओं का संयोग केवल क्रम संख्या की तरह है। जब हम वस्तु जो y है उसकी 5 वस्तुएं खरीद रहे हैं, समझना एक बार कि हमारे पास जो भी बजट है उस बजट से हम सारी की सारी वस्तुएं जो खरीद रहे हैं वो y वस्तु की खरीद रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, तब 100 के 100 रुपए जो है वो y वस्तु पे खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हम जितना भी हमारा बजट है वो सारा बजट हम किस पे खर्च कर रहे हैं, वस्तु y पर खर्च कर रहे हैं। जब आपने सारा बजट जो है वस्तु y पर खर्च कर दिया है तो x के लिए आपके पास कुछ पैसे बचे क्या, नहीं बचे ना विद्यार्थियों। तो x वस्तु पे क्या रहेगा, अब 0 रहेगा। अर्थात तो x वस्तु जो होगी उसकी संख्या क्या होगी, 0 हो जाती है। लेकिन आपको ये लगता है कि x वस्तु जो है मेरे लिए फायदेमंद है तो मुझे कुछ ना कुछ मात्रा में x वस्तु भी खरीदनी चाहिए। अब बात क्या आती है, आपका बजट फिक्स है, अब आपको x वस्तु भी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, y वस्तु पे जब पूरे पैसे खर्च कर रहे थे उस y वस्तु की जो आप इकाइयाँ जो है उनको आप कम कर दोगे। क्यों करोगे कम, क्योंकि आपके पास बजट फिक्स है। अगर आप x वस्तु की एक इकाई खरीदना चाहते हो तो y जो वस्तु है उसकी आपको एक इकाई कम करनी पड़ेगी। ठीक है विद्यार्थियों, बोर्ड पे देखते हैं कि जब हमारे पास y वस्तु हम पूरी खरीद रहे थे तो हम x वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि हमारा बजट फिक्स होने के कारण हम सारी वस्तुएं y की खरीद रहे थे। अब हमारी इच्छा हुई कि हम x वस्तु जो है इसकी एक इकाई खरीदें। अगर आपको x वस्तु की एक इकाई खरीदनी है तो y जो वस्तु है उसकी आपको एक इकाई कम करनी पड़ेगी।
आया विद्यार्थी समझ में? y की अगर आप एक इकाई खरीदना चाहते हो, x की अगर आप एक इकाई खरीदना चाहते हो तो y वस्तु की आपको एक इकाई कम करनी पड़ेगी, अर्थात पहले 5 इकाई थी y के पास, अब हमें y की हम 4 खरीदनी पड़ेगी और x की हम 1 खरीद सकते हैं। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर हम x की एक इकाई अगर हम बढ़ाते हैं या खरीदते हैं तो y की भी एक इकाई कम करनी पड़ेगी। जिस अनुपात में हम x वस्तु जो है इसकी एक इकाई खरीद रहे हैं उसी अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, y की एक वस्तु में कमी कर रहे हैं। तो ये खरीदना और कम करना जो हमें देखने को मिल रहा है यही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। जिस दर से कमी और वृद्धि हो रही है, हमें क्या यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर में हम देखते हैं कि हमने अगर एक वस्तु खरीदी है, किसकी खरीदी है विद्यार्थियों में, एक वस्तु हमने किसकी खरीदी है, यहाँ पर आप 4 जो है इकाइयाँ जो है आपकी 5 इकाइयाँ थी, आपने एक वस्तु x की खरीद ली है तो आपकी x की एक वस्तु बढ़ गई है और y की एक वस्तु कम हो गई है। जहाँ पर y की एक वस्तु कम हुई, देखने को क्या मिल रहा है कि x की हमने एक वस्तु बढ़ाई है तो y की हमने एक वस्तु कम कर दी है। तो अर्थात एक वस्तु का त्याग कर रहे हैं तो एक वस्तु बढ़ रही है। तो हमारा अनुपात जो निकल के आता है वो 1:1 निकल के आता है। तो ये जो अनुपात मिल रहा है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, डैश आएगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर, देखो विद्यार्थियों, सीमांत प्रतिस्थापन पर पढ़ेंगे हम, सीमांत पर ही पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्येक इकाई का जो है उत्पादन की लागतों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एक अतिरिक्त वस्तु का निर्माण करते हो तो कुल लागतों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्थिर लागतें होती है वो अब सभी इकाइयों पर, अगर इकाइयाँ बढ़ रही है तो स्थिर लागतें सभी पर बढ़ने लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए हम सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ेंगे। तो सीमांत तो है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जिसको सीमांत का मतलब नहीं पता है विद्यार्थियों, वो एक बार मैसेज कर दें, मुझे बता दें, मैं आपको सीमांत के बारे में एक वीडियो बनाकर और इसकी पूरी रूपरेखा के बारे में मैं डाल दूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। हम आते हैं, अब हमें यह लगा कि हमें एक और वस्तु का निर्माण करना है, अर्थात x वस्तु में एक और बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी y को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम x की अगर 2 इकाइयाँ बना रहे हैं तो y की हमें 2 इकाइयाँ कम करनी पड़ी है, अर्थात पहले से हम क्या किया है, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आप x की अगर 3 इकाइयाँ बनाना चाहते हो तो y की आपको एक और इकाई कम करनी पड़ेगी, अर्थात इधर अगर एक वस्तु की संख्या में वृद्धि होती है तो इस तरफ एक वस्तु की संख्या में कमी भी देखने को मिलती है। ये कमी और वृद्धि क्यों हो रही है, यहाँ पर कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो बजट है वो फिक्स होता है, स्थिर बजट होता है हमारा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, 2 इकाइयाँ छोड़ी है, यहाँ पर हमने 3 इकाइयाँ छोड़ी है तो 3 बढ़ गई है, अर्थात 3:3 काटते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 3 से 3 कट गए, एक बार ये कट गया, एक बार ये कट गया है, तो अनुपात क्या निकल के आता है हमारे पास, वही 1:1। तो देखिए यहाँ पर वही 1:1 हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है 3 इकाइयाँ हो गई है, वापस वही 1:1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4, अर्थात यहाँ पर 4 इकाइयाँ हैं x की। ध्यान से सुनना, यहाँ पर x की 4 इकाइयाँ, अनुपात कैसे निकालते हैं, x की कितनी इकाइयाँ बढ़ी, आपने 4 इकाइयाँ बढ़ी है ना, आप यहाँ 4 लिख ले, 4 लिख लिया आपने। अब y क्या आपने कितनी छोड़ दी है विद्यार्थियों, अब आपके पास कितनी बची है, पहले 5 थी, y की भी आपने कितनी छोड़ दी, 4 इकाइयाँ छोड़ दी है y की, ये 4 इकाइयाँ। तो देखने को क्या मिलता है, 1:1, अर्थात यहाँ पर जो निकल के आता है वो 1:1 निकल के आता है। तो हमारी जो प्रतिस्थापन की जो दर जो बन रही है वो 1:1 ही बन रही है। ठीक है विद्यार्थियों, उसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। चौथा हमने समझ लिया है, 5वां देखेंगे कि अगर आप सारी इकाइयाँ जो है, आपका जो बजट जो है उस सारा बजट अगर आप x वस्तु पे खर्च कर देते हो, अर्थात आपके जेब में आपने जितना भी बजट बनाया है किसी वस्तु को खरीदने के लिए
अगर वो सारा का सारा बजट अगर आप x वस्तु पे खर्च कर देते हो तो हम जो y वस्तु है इसका कुछ नहीं खरीद पाएंगे, अर्थात y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी एक वस्तु की इकाई जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की जो इकाई है उसे निश्चित रूप से उतनी ही मात्रा में कम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, यहाँ पर आप हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर के बारे में पढ़ रहे हैं। जितनी आप इकाइयाँ जो है, जितनी मात्रा में आप x की इकाइयों को बढ़ा रहे हो उतनी ही मात्रा में आपको y वस्तु की जो मात्राएं हैं वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्थिरता पाई जा रही है। जो प्रतिस्थापन की दर जो है वो सबसे समान आएगी, 1:1 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब हम इसका जो है ग्राफ बना लेते हैं। एक बार इसका वक्र बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा वीडियो छोटा करने के लिए पहले से कुछ ऐसा बना लिया है या बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये लाइन खींचनी है आपको, खड़ी लाइन खींचनी है, और एक एक्स जो अक्ष है उस एक्स अक्ष की लाइन खींचनी है और एक वाई अक्ष की लाइन खींचनी है। अब आपको बनाना कैसे विद्यार्थी देखेंगे एक बार। यहाँ पर आपको एक पॉइंट करना है और यहाँ पर आपको एक पॉइंट करना है, ये लो। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस लाइन को हमें क्या करना है, मिला देना है। ये लो हमें मिला दी है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलाने के बाद में क्या करना है, इस पर 4 डॉट्स बनाने हैं बराबर मात्रा में। जैसे मैंने बना लिया ये एक डॉट्स, मैं आपको एक बार लाल पेन से बता देता हूँ। 1 2 3 और 4। इस प्रकार से 4 डॉट्स हमने बना लिए। वक्र कैसे बनाएंगे इसका हम ये सीख रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसके सामने भी एक डॉट लगाना है। कैसे लगाएंगे, ये डॉट में दूर दूर बनाए, आपको लाइन के ऊपर ही बनाने। मैं दूर दूर इसलिए बनाए ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए मैं लाल पेन का यूज कर रहा हूँ विद्यार्थियों। देखेंगे जस्ट इसके सामने भी एक डॉट बनाना है। ये लोग, ये बन गया, इसके सामने ये बन गया, इसके सामने ये बन गया, इसके सामने ये बन गया। ठीक है विद्यार्थियों, बन गया, डॉट्स बना दिए हमने। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक डॉट को मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, ये डॉट है इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, तो नीचे खींच दो सीधा सीधा, ये लो। दूसरा डॉट है, इसे दूसरा डॉट जो है दूसरा डॉट से मिला दो, ये लो, तो नीचे खींच दो। तीसरा डॉट है, तीसरे से मिला दो, ये लो, तो नीचे खींच दो। चौथा डॉट है, इसको चौथे डॉट से मिला दो, ये लो, उसको यहाँ मिला देते हैं, उसको डॉट्स को हम मिटा देते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा वक्र बनेगा। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर 1:1 ही आ रहा है प्रतिस्थापन की दर। अगर प्रतिस्थापन की दर 1:1 आएगा, अगर आने वाला है या आ रहा है, तो हमारे जो बॉक्सेज जो होंगे वो बॉक्सेज साइज में बराबर होंगे। उसका जो साइज होगा वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु को कम भी कर रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हम जितनी एक वस्तु को बढ़ा रहे हैं उतनी मात्रा में हम दूसरी जो वस्तु है उसमें कमी भी कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं एक बार x1 x2 x3 x4। ठीक है, यहाँ पर y1 y2 y3 y4। ठीक है, अब बाकी जो बच्चा है यहाँ पर a और f है, तो यहाँ पर देखते हैं हम a और f, हमने a और f लिख दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखेंगे एक बार हम कि पहले जो हम क्या कर रहे थे कि जो y वस्तु जो है इसी की पूरी मात्रा हम क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। अब हमने क्या किया है कि x की जो है हम एक वस्तु खरीदना चाहते हैं। अगर आप x की एक वस्तु खरीदना चाह रहे हो तो आपको y की जो वस्तु जो है वो एक मात्रा में आपको कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की एक वस्तु बढ़ जाएगी। तो देखेंगे y जो है y1 से कम होकर y इस पर आ गया है 1 2 3।
y4 से कम होके वो y3 पर आ गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर x की x के ऊपर एक इकाई बढ़ा ली है। उसी प्रकार से अगर आप x की एक और इकाई बढ़ाते हो तो y की एक और इकाई हमें कम करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से आप x की एक एक इकाई को बढ़ाते जाओगे, अर्थात एक एक कॉलम बढ़ता जाएगा, x की अगर आप एक एक इकाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे y जो है उसकी एक एक कॉलम जो कम होता जाएगा, एक एक इकाई कम होती जाएगी। जब हम एक एक कॉलम को अगर कम कर रहे हैं और एक एक कॉलम समान मात्रा में बढ़ रहा है तो हमारा ग्राफ की जो रेखा ए और एफ जो रेखा है, यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी एक बार, यह है हमारा ए बिंदु और ये हमारा एफ बिंदु। ए बिंदु जो एफ बिंदु है इसकी जो रेखा हमने जो बनाई है वो रेखा एकदम सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार से एक सीधी रेखा बनेगी। वो ये रेखा ना तो यूं बनेगी और ना ही इस प्रकार से बनेगी। क्यों नहीं बनेगी विद्यार्थियों? क्योंकि हमने जितनी मात्रा x की बढ़ाई है उतनी ही मात्रा हमने y की कम की है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। हम प्रतिस्थापन की अवसर लागत की दर जो है, हमने प्रतिस्थापन अवसर लागत की स्थिर दर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद।